आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एविडेंस और फिर प्रिजम्पशन। सेक्शन 3 एविडेंस। यहाँ पर बेयर एक्ट की लैंग्वेज के हिसाब से बेयर एक्ट क्या कहता है, एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूसिव डेफिनेशन की बात करता है। कहता है ऑल स्टेटमेंट विच कोर्ट परमिट और रिक्वायर्स, ऑल स्टेटमेंट विच कोर्ट परमिट और रिक्वायर टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस। ओके, सो ऑल द स्टेटमेंट्स, यहाँ पर बात कर रहा है स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट जो कि कोर्ट परमिट करता है या कोर्ट चाहता है कि वो स्टेटमेंट कोर्ट के सामने दी जाए विटनेसेस के द्वारा, इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। तो जो मैटर ऑफ फैक्ट, जो इंक्वायरी चल रही है, जो केस चल रहा है, उस केस से रिलेटेड स्टेटमेंट जिसको कोर्ट परमिट करता है या कोर्ट चाहता है कि उसके समक्ष दी जाए, कौन देगा? विटनेसेस। तो यहाँ पर वही बात कही है, ऑल स्टेटमेंट विच कोर्ट परमिट और रिक्वायर टू बी मेड बिफोर इट, मेड बिफोर कोर्ट बाय विटनेसेस। कौन करेंगे ये स्टेटमेंट? विटनेसेस करेंगे। इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी एंड सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस। तो एविडेंस ओरल और डॉक्यूमेंट्री जो पिछले लेक्चर में बताया था। क्लोज 1 बात कर रहा है आपका ओरल एविडेंस। क्लोज 2 कहता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करता है। ये बोलता है ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स produced for the inspection of the court. So these statements are made before court by witnesses, whereas documents are produced for the inspection of court. Court inspect whether these documents, court can inspect, and sometime court send it requires clarification also कि authentic है या नहीं है। concerned office में लेटर जाता है और वहाँ से फिर क्लैरिफिकेशन आती है। यूजुअली जो भी पार्टी सबमिट करती है डॉक्यूमेंट को, वो साथ में पर्टिकुलर ऑफिस से अगर लिया है, जैसे सर्टिफाइड कॉपी है, तो वहाँ से सील वगैरह, स्टैम्प और पेपर वगैरह लेकर आते हैं, ताकि कोर्ट को दोबारा इंस्पेक्ट करने की जरूरत ही ना पड़े। उसी टाइम कोर्ट को दिख जाए कि हाँ ये वैलिड है। लेकिन अगर कोर्ट को लग रहा है तो कोर्ट इंस्पेक्शन करवा सकती है रेलिवेंट ऑफिस से जहाँ से वो डॉक्यूमेंट लाया गया है और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया गया है, एज द केस में भी। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस में भी ऑल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट, सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब यहाँ पर ये वर्ड यूज नहीं किया है परमिट और रिक्वायर, बट वर्ड इज यूज्ड प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट। पार्टीज लेकर आती है एविडेंसेस को, क्योंकि कोर्ट तो रेफरी है, तो पार्टीज लेकर आती है एविडेंसेस को। लेकिन जैसे सीआरपीसी में प्रोविज़न दिया हुआ है, अगर कोर्ट को लगता है कि किसी व्यक्ति को बुलाना चाहिए या कोई डॉक्यूमेंट, तो कोर्ट सम्मन कर सकता है। सीआरपीसी में ऐसी पावर है जो पर्टिकुलर सेक्शन सीआरपीसी में बनाए हुए हैं। नाउ ओरल एविडेंस। ओरल एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट में 59 और 60 में है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 62 और 63 स्पेसिफिकली। हालांकि वैसे 73A तक भी है, जो हमने लास्ट लेक्चर में चार्ट देखा था उसके हिसाब से। तो सेक्शन, अब जरा देखते हैं डॉक्यूमेंट क्या है। इन्होंने बात डेफिनेशन में डॉक्यूमेंट भी है। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन क्या है? डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड, कोई भी मैटर जिसको एक्सप्रेस या डिस्क्राइब किया गया है, अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस पे, किसके जरिए? बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर, मार्क, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, या तो लेटर, फिगर और मार्क के जरिए, या इनमें से ही एक या एक से ज़्यादा मीन्स से। ठीक है, लेटर भी है, फिगर भी है, फिगर भी है, मार्क भी है, मार्क भी है, लेटर भी है, तीनों भी है, या सिर्फ एक भी है तो माना जाएगा। ठीक है, चलो भाई। एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर और मार्क, या इनमें से ही किसी मोर देन वन मीन्स से, इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड, या तो उसकी इंटेंशन है इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। अब अगर हम डेफिनेशन देखें, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन भी यही कहती है, मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड,
अपॉन एनी सब्सटेंस by means of letter figure marks or more than one means intended to be used or which may be used why for the purpose of recording that matter. Illustration देखो, writing is a document, words printed, lithographed, photographed are documents, map or plan is a document, inscription on a metal plate or stone is a document, caricature is a document. self explanatory illustrations हैं. अब एविडेंस एक्ट आपका ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की ही बात कर रहा है, दो तरीके की, ठीक है. लेकिन मटेरियल एविडेंस की कैटेगरी भी है जो सेक्शन 60 के प्रोविज़ो में है, ओरल एविडेंस के साथ बताई हुई है. मटेरियल एविडेंस होता है लाइक वेपन्स, ठीक है, जैसे गन हो गई या नाइफ हो गया या रोड हो गई, ठीक है. अब टेक्निकली ना तो ये ओरल है ना ये डॉक्यूमेंट्री है. आप ठीक है प्रूव कर सकते हो कि विटनेस कह रहा है कि मैंने देखा कि चाकू से उसकी हत्या की, या फोरेंसिक रिपोर्ट आ रही है कि किसी धारदार टूल से उसकी मृत्यु हुई है. लेकिन कोर्ट कहेगा कि वो चाकू तो दिखाओ, वो नाइफ तो दिखाओ, वो टूल तो दिखाओ, तो इसलिए उसको मटेरियल एविडेंस के तरीके से भी जाना जाता है. लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट में आपको ओरल और डॉक्यूमेंट्री दो कैटेगरी मिलेगी जो कि डेफिनेशन में है, और ओरल में ही फिर मटेरियल एविडेंस आपका आता है. बाकी जब एविडेंस करेंगे डिटेल में ओरल और डॉक्यूमेंट्री तो वहाँ पर उसको कवर किया जाएगा. अब जो स्टीफन है, जेम्स स्टीफन, जो फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट भी माने जाते हैं, उन्होंने बताया था कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट में एविडेंस वर्ड यूज़ हुआ है वो कई बार थोड़ा ना एम्बिग्यूअस लगता है, वेग लगता है. अंडरस्टैंडिंग की बात है ये, एक बार आप उसका फंडा समझ गए तो फिर क्लैरिटी रहेगी हमेशा. देखो तीन तरीके से बात कर रहे हैं. पहला, सम टाइम इट मीन्स वर्ड, टेस्टिमोनी एंड थिंग्स एग्जिबिटेड. कई बार एविडेंस क्या होता है, जो शब्द कहे गए हैं या जो डॉक्यूमेंट दिया गया है, थिंग एग्जिबिट की गई है. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए जो कि आई विटनेस है, वो टेस्टिफाई कर रहे हैं कि मिस्टर बी ने मिस्टर सी को गोली मारी, ठीक है, डायरेक्ट देखा, उन्होंने बता दिया. समटाइम इट मीन्स फैक्ट्स विच आर प्रूव्ड बाय दोज वर्ड्स और थिंग्स. इन दिस केस दोज वर्ड्स एंड थिंग्स एज मेंशन इन वन एक्ट एज इन्फ्रेंस एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट्स नॉट प्रूव्ड. मतलब ये कि फैक्ट्स जो है प्रूव किया गया है शब्द और डॉक्यूमेंट के द्वारा, लेकिन वो इन्फ्रेंस दे रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट जिसको प्रूव ही नहीं किया गया है. देखो इलस्ट्रेशन, मिस्टर ए कह रहे हैं कि मिस्टर बी ने मिस्टर सी को गोली मारी चेस्ट पर, मिस्टर सी गिर गए और देन मिस्टर सी वो सराउंडेड बाय क्राउड, एकदम भीड़ इकट्ठी हो गई तो ए देख नहीं पाए. अब फोरेंसिक रिपोर्ट कह रही है कि जो डेथ है वो गन शॉट की वजह से हुई है जो चेस्ट पे लगी है. तो जो टेस्टिमोनी है आई विटनेस की वो क्या है कि उन्होंने देखा कि उसको गोली लगी और वो नीचे गिर गए, फिर भीड़ इकट्ठी होगी, उसके बाद उन्हें नहीं पता. लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट कह रही है कि डेथ कैसे हुई है, गन शॉट से हुई है जो कि चेस्ट पे लगी थी गोली. तो यहाँ पर टेस्टिमोनी और जो ये रिपोर्ट है ये सजेस्ट करती है कि मर्डर बी ने किया है. तो देखो यहाँ पर इन्फ्रेंस के थ्रू प्रूव हुआ है, इन्फ्रेंस एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट, नॉट प्रूव्ड एज सच, क्योंकि इन दोनों के थ्रू ही ये क्लियर हो गया कि किसने मर्डर किया है. तो ये भी एविडेंस है, ठीक है. देखो ध्यान से सुनो, आप फैक्ट इन इश्यू को प्रूव करते हो किसके थ्रू, फैक्ट्स के थ्रू. कौन से फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट. कई बार वो डायरेक्ट प्रूव कर देता है, कई बार वो किसी और चीज़ का इन्फ्रेंस देता है, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल देखा. अब देखो थर्ड चीज, समटाइम्स इट इज़ यूज्ड टू असर्टेन दैट अ पर्टिकुलर फैक्ट इज रेलिवेंट टू द केस. कैसे, मिस्टर सी ने रिक्वेस्ट की है कोर्ट को कि वही सीसीटीवी फुटेज बस स्टैंड की समन की जाए, मंगवाई जाए. कोर्ट ने कहा कि ये सीसीटीवी फुटेज रेलिवेंट कैसे है, तो सी ने मिस्टर ए को बुलाया और मिस्टर ए ने टेस्टिफाई किया, ए विटनेस आए, टेस्टिफाई किया कि उन्होंने मिस्टर बी को बस स्टैंड के पास देखा था उस रात जिस रात घटना हुई थी, नाइट ऑफ इंसिडेंट. तो यहाँ पर जो मिस्टर ए की टेस्टिमोनी है वो सर्टेन कर रही है कि सीसीटीवी फुटेज रेलिवेंट है. अब सीसीटीवी फुटेज कंफर्म कर देगी कि एक्यूज्ड वहाँ था या नहीं था. तो समटाइम एविडेंस इज यूज्ड टू असर्टेन दैट अ पर्टिकुलर फैक्ट इज रेलिवेंट.
तो मिस्टर ए ने एविडेंस दिया और फिर हमें पता चला कि भाई सीसीटीवी फुटेज को मंगवाना, जो वहाँ पर चीज़ हुई थी उसको मंगवाना वो एक रेलिवेंट फैक्ट है, उसको मंगवाना चाहिए। तो इस तरीके से ये यूज़ हुआ है। बाकी जैसे जैसे आप पढ़ोगे सब्जेक्ट को समझोगे ये चीज़ें और क्लियर होंगी। लेकिन जो भी आप सबूत दे रहे हो, जो भी आप प्रूव कर रहे हो, वो फैक्ट इन इशू होगा और उसको प्रूव करने के लिए आपके रेलिवेंट फैक्ट होंगे। 5 to 55 की जो कैटेगरी, 6 to 55 टेक्निकली, 5 तो रूल बताता है, 6 to 55 में जो भी आपका फॉल करेगा सिर्फ उसी का आप एविडेंस दे सकते हो। तो पहला सवाल तो ये होगा कि ये रेलिवेंट कैसे है, तो आपको उसकी रेलिवेंसी समझानी पड़ेगी। सो वी कैन से दैट फैक्ट इन इशू इज टू बी प्रूव, फैक्ट इन इशू को प्रूव करना है। दे में इधर प्रूव इट सेल्फ, जो कि डेफिनेशन है फैक्ट इन इशू की हम कर चुके हैं, और दे मे बी प्रूव्ड बाय अदर फैक्ट विच आर रेलिवेंट एज पर 5 to 55, टेक्निकली 6 to 55 पर 5 to 5 ही बोला जाता है। हेंस वट एवर कम्स अंडर 5 to 55 कैन बी पुट बिफोर कोर्ट, ठीक है, थ्रू ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो जो भी आपका 6 to 55 में जो भी बात आ रही है, चाहे वो इंटेंशन है, इलविल है, कॉन्स्पिरेटर है, एडमिशन है, कोई भी चीज़ है, वो आप ओरल या डॉक्यूमेंट्री के थ्रू प्रूव करोगे। एंड दैट एविडेंस वुड ईदर प्रूव और डिसप्रूव, वो एविडेंस है तो प्रूव करेगा या डिसप्रूव करेगा। अब एविडेंस कैन बी ईदर ओरल और डॉक्यूमेंट। ओरल और डॉक्यूमेंट आर मोड्स टू सबमिट एविडेंस। सबूतों को आप इस तरीके से प्रस्तुत करोगे कोर्ट के सामने, या तो ओरल होंगे मौखिक विटनेसेस के द्वारा, या डॉक्यूमेंट होंगे लिखित। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। Hence it could be said that evidence itself is a fact. All the relevant facts, if connected to fact in issue, are evidences and are admissible, subject to reliability. So there may be a series of facts, but all are connected through relevancy and acceptable mode of evidence, that is oral or documentary. तो जो वर्ड एविडेंस है इसको डिराइव किया गया लैटिन टर्म एविडेंस, जिसका मतलब है टू मेक क्लियर, टू प्रूव, टू असर्टेन। सर ब्लैकस्टोन ने डेफिनेशन दी है एविडेंस की, कहते हैं एविडेंस सिग्निफाइज दैट विच डेमोन्स्ट्रेट, मेक्स क्लियर और असर्टेन द ट्रूथ ऑफ फैक्ट और पॉइंट इन इशू ईदर ऑन वन साइड और अदर। हर केस में दो पार्टी होती है, तो उसके लिए इन्होंने कहा है, सर टेलर ने कहा है, लॉ ऑफ एविडेंस मीन्स थ्रू आर्ग्यूमेंट to prove or disprove any matter of fact. So argument to prove or disprove any matter of fact, the truth of which is submitted to judicial investigation. और भी ऑथर से जिनकी डेफिनेशन मिलेगी, मीनिंग यही निकलेगा सबका। Now one thing should be remembered, Indian Evidence Act should not be studied in isolation. ठीक है, जो रूल्स हैं जैसे CRPC में हैं, उनको भी, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, उनको भी मद्देनजर रखा जाता है। 161 कहता है कि जो भी स्टेटमेंट पुलिस को दी गई है वो साइड नहीं होगी, एज एविडेंस नहीं होती वो, लेकिन 145 में रेलिवेंट हो सकती है, जो आगे पढ़ेंगे 145 आपका एविडेंस एक्ट का। ये 319, 280, डेमेन्योर 313, ठीक है, जहाँ पर एक्यूज से पूछा जाता है कि किस सिचुएशन की वजह से आपके ऊपर ये केस हुआ है, ये ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आप इस मुकदमे में आ गए हो। ठीक है, ये पढ़ोगे, इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ये जज पूछता है हर ट्रायल में। फिर 315 है, ठीक है। अब देखो ये केस, इस केस में क्या हुआ, शांति देवी अग्रवाल वर्सेस VH। इस केस में प्लेंटिफ फाइल्ड अ सूट बट बिकॉज ऑफ बैड हेल्थ एंड ड्यू टू ओल्ड एज। तो ये शांति देवी जो थी, इनकी उम्र काफ़ी हो गई थी, 75 साल के करीब की उम्र थी, तो इनकी तबीयत सही नहीं थी। इसके चलते इन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी अपने बेटे के नाम, ठीक है, और इनके बेटे ने फिर एविडेंस सबमिट किए। अब सवाल ये उठा, क्वेश्चन ये था कि वेदर द प्लेंटिफ सन ऑन बीइंग द पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर was entitled to lead evidence on plaintiff's behalf by filing an affidavit। तो जो ये सन है जिनको पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, क्या ये प्लेंटिफ के बिहाफ पे एविडेंस देने में सक्षम है? तो कोर्ट ने कहा कि बैड हेल्थ और ओल्ड एज है, ये गुड ग्राउंड है, सही ग्राउंड है, जिसके ऊपर पावर ऑफ अटॉर्नी एक्सरसाइज की जा सकती है। और जो प्लेंटिफ के सन है, जो एफिडेविट के थ्रू जो एविडेंस दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है प्लेंटिफ के बिहाफ में, अनलेस
हर सन इज डिस्क्वालिफाइड अंडर सर्टेन प्रोविजन ऑफ लॉ। अगर कोई और लॉ उसको डिस्क्वालीफाई करता है, ठीक है, वो नहीं दे सकता एविडेंस, अन्यथा वो एविडेंस देने में सक्षम है। तो देखो किसी और के बिहाफ पे भी एविडेंस यहाँ पर दिया जा रहा है, पर ऐसे केसेस एक्सेप्शनल ही होते हैं। अब देखो काइंड्स ऑफ एविडेंस, जितने भी ये काइंड्स ऑफ एविडेंस हैं ये सब या तो ओरल या डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में ही आ जाएंगे। ओरल एविडेंस इसका हमें पता ही है, जो विटनेस, मौखिक विटनेस आ रहा है विटनेस बॉक्स में और वहाँ टेस्टिफाई कर रहा है। पर्सनल एविडेंस, यहाँ पर भी पर्सनल एविडेंस के भी आपको जनरल मीनिंग मिलते हैं। एविडेंस, थिंग विच इज़ नोन टू अ पर्सन पर्सनली, जो उसको पता है, उसकी नॉलेज में है। देन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो डॉक्यूमेंट लिखित है। ओरिजिनल एंड हियर से, ओरिजिनल मीन्स डायरेक्ट, जो विटनेस ने देखा है। हियर से मीन्स सुनी हुई बात, ए ने बी को बताया, तो बी के लिए वो, बी के पास जो खबर आई है वो हियर से है, क्योंकि बी ने डायरेक्टली नहीं देखा है। रियल एविडेंस, जैसे विटनेस, इसका कंडक्ट, इन्वेस्टिगेशन बाय जजेस, मटेरियल एविडेंस कैन बी प्लेस्ड हेयर, ये सारे रियल एविडेंस की कैटेगरी में ये ओवरलैप करते हैं, इनकी टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, ध्यान देना बस ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे, दैट्स ऑल। ये तो सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इनका बाइफर्केशन है। डायरेक्ट एंड सर्कमस्टांशियल, मतलब जो डायरेक्ट है, जो विटनेस ने देखा है, जो सर्कमस्टांशियल, जो सर्कमस्टांसिस के हिसाब से हैं। जो आपका रेलिवेंसी है 5 to 55, वो पूरा सर्कमस्टांशियल बेस्ड एविडेंस की कैटेगरी में भी आता है, उसको सर्कमस्टांशियल एविडेंस माना जाता है। प्रिजम्पटिव एंड कंक्लूसिव एविडेंस, ठीक है। अब जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस है उनको बाइफरकेट किया जा सकता है, प्रिजम्पटिव और कंक्लूसिव। प्रिजम्पटिव जहाँ से कोई प्रिजम्पशन आ रही, आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, और कंक्लूसिव की हर हालत में ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है। अब जो हमने ये एग्जाम्पल किया था थर्ड में, यहाँ पर सेकंड में, तो यहाँ पर देखो कंक्लूसिव हो रहा है, सर्कमस्टांसिस एविडेंसेस के द्वारा कंक्लूसिव हो रहा है कि मर्डर किन्होंने किया है, बी ने ही किया है। देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस इन सेंस ऑफ 60 to 63 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। प्राइमरी मीन्स ओरिजिनल, सेकेंडरी मीन्स फोटोकॉपी। साइंटिफिक एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस में आपके फोरेंसिक एविडेंस सारे आ जाते हैं इसमें, चाहे ब्लड सैंपल हो, डीएनए हो, ब्रेन मैपिंग हो, बीओस हो, ठीक है। ई एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए यूज़ किया है, जो आपका कंप्यूटर में या सर्वर पे कहीं भी कोई डाटा है उसके लिए। एविडेंस इफ प्रोक्योर्ड इलीगली वुड नॉट अफेक्ट इट्स एडमिसिबिलिटी। कोर्ट को सिर्फ सबूत चाहिए, कोर्ट ये नहीं पूछता कैसे और कहाँ से लाए हो, वो एक अलग चीज़ है। आप गलत तरीके से लाए हो, चुरा के लाए हो, क्राइम करके लाए हो, एक अलग बात है। उसका ये मतलब नहीं है कि जो एविडेंस आ गया कोर्ट उस पर उसको एडमिसिबल नहीं करेगा, उसको करेगा। लेकिन चोरी की है, कोई और क्राइम किया है तो उसके लिए मुकदमा अलग चल सकता है, पर जिस केस के लिए वो सबूत लेके आए हो वो एडमिसिबल होगा, चाहे कैसे ही प्रोक्योर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सिविल केसेस मैटर इज प्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो पहले भी आपको बताया हुआ है। बट इन क्रिमिनल केसेस मैटर इज प्रूव्ड व्हेन इट इज प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। हम देखते हैं प्रिजम्पशन, सेक्शन 4 में प्रिजम्पशन की बात कीजिए। प्रिजम्पशन क्या है? Presumptions are the tools given to court to deliver justice. Here court through presumption given as per law draw inference as to existence or non-existence of facts. देखो लीगल रेलिवेंसी है, कोर्ट के पास डिस्क्रिशन क्या है? सिर्फ ये चेक करने का कि क्या एज पर लॉ वो एविडेंस एडमिसिबल है या नहीं है। और जहाँ कहीं भी कोर्ट को ये शंका होगी कि इसको एडमिसिबल किया जाए या नहीं किया जाए, तो बेनिफिट ऑफ डाउट जाएगा पार्टी को। कोर्ट कहेगा कि ठीक है एविडेंस सबमिट करो आप, ठीक है। उसके बाद फिर प्रिजम्पशंस आ गई, प्रिजम्पशन भी लॉ ने दी है, ठीक है। अब देखो जरा प्रिजम्पशन क्या है, प्रिजम्पशन भी लॉ ने बताई है। तो जिसके पास देखो डिस्क्रिशन किस लेवल का है, सब कुछ लॉ ने बताया है, उसी के ऊपर वो डिस्क्रिशन यूज़ कर रहे हैं। एज सच जज के पास नहीं है कि वो अपने मन से कुछ कर सके। 165 बताया था, वो क्वेश्चन पूछ सकता है कुछ भी कभी भी, कोई बात नहीं, लेकिन जजमेंट किस पे आएगा? उन फैक्ट पे जो रेलिवेंट कहे गए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में। इंडियन एविडेंस एक्ट के मुताबिक ही जजमेंट आएगा। तो यहाँ पर तो मे शैल कंक्लूसिव, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, तीन बातें कही है।
आओ यहाँ देखते हैं। देखो प्रिजम्पशन होती है दो प्रकार की, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। आपका मे प्रिज्यूम और सेल्फ प्रिज्यूम आता है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होती है रेब्यूटेबल, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ दैट इज कंक्लूसिव प्रूफ, इट इज इररेब्यूटेबल। ये याद रखना है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट आर रेब्यूटेबल, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ आर इररेब्यूटेबल। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है दो, मे प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है कंक्लूसिव प्रूफ। एज पर डेफिनेशन मे प्रिज्यूम में क्या कहा गया है, वेन एवर इट इज प्रोवाइडेड, वेन एवर इट इज प्रोवाइडेड बाय द एक्ट, ठीक है, एक्ट प्रोवाइड जब भी करवा रहा है, दैट कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, अगर कहीं पर भी बेयर एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट ने ये प्रोवाइड करवाया है कि कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, तो कोर्ट क्या करेगा, इट मे ईदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड। कोर्ट मान लेगा कि वो फैक्ट प्रूव हो चुका है जब तक कि उसको डिस्प्रूव ना किया जाए। अगर डिस्प्रूव नहीं करती पार्टी तो कोर्ट मान लेगी कि फैक्ट प्रूव हो गया, और जब फैक्ट प्रूव हो गया तो उसके बेसिस पे कोर्ट जजमेंट दे देगी। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन और है, मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। कोर्ट ये भी कह सकती है कि इसको जरा साबित करो भाई, ठीक है, कोर्ट कहेगी इस फैक्ट को, इस बात को साबित करो। शेल प्रिज्यूम क्या, अच्छा चलो डेफिनेशन देखते हैं पहले। वेन एवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट दैट कोर्ट में प्रिज्यूम अ फैक्ट, जब भी इस एक्ट में प्रोवाइड करवाया जाएगा कि कोर्ट प्रिज्यूम करे, तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी उस फैक्ट को कि वो प्रूव हो चुका है, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड और मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, ठीक है, या उसको बुलवा सकती है प्रूफ के लिए, कह सकती है पार्टी को कि इसको प्रूफ करो। शेल प्रिज्यूम क्या है, whenever it is directed by this act that court shall presume a fact। दोनों में डिफरेंस क्या है, शेल वर्ड का और प्रोवाइडेड की जगह डायरेक्टेड वर्ड का, ठीक है, ज्यादा थ्योरेटेटिव हो रहा है। इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड, तो यहाँ पर कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, ये मिसिंग है। तो जहां भी डायरेक्टेड है कोर्ट मान लेगा कि ये फैक्ट प्रूव हो चुका है, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड। जिस पार्टी के अगेंस्ट जा रहा है वो उसको डिस्प्रूव करेगी तो ठीक है, नहीं तो मान लिया जाएगा। इसीलिए इसको रेब्यूटेबल कहा गया है। रेब्यूटेबल का मतलब है जिसको आप डिस्प्रूव कर सकते हो। अभी एग्जाम्पल भी देखेंगे इनका। फिर है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, जिसको कंक्लूसिव प्रूफ बोलते हैं। क्या कह रहा है, व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट, देखो भाई कह रहा है वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अदर। अगर एक फैक्ट प्रूव हो गया, एस्टेब्लिश हो गया, तो दूसरे फैक्ट को मान लेगी कोर्ट कि हाँ ये भी है। द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ वन फैक्ट, एक फैक्ट अगर एस्टेब्लिश हो गया तो दूसरे फैक्ट को मान लेगी कि वो प्रूव हो चुका है, और उसको डिस्प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस नहीं दिया जाएगा। कोर्ट एविडेंसेस अलाउ नहीं करेगी, इसीलिए इसको इररेब्यूटेबल कहते हैं। पर टेक्निकली तो यहाँ पर देखो ना, एक फैक्ट प्रूव हो रहा है जब तो कोर्ट जा रही है वहाँ पर। तो ये टूल्स दिए हुए हैं कोर्ट को, अपने आप को जज समझो, आपको डिसीजन देना है, तो बेयर एक्ट ने ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई है। 1872 में ये एक्ट बनाया था, और एक्ट बनाने का एक मुख्य कारण ये भी था कि जो इंडियन कोर्ट्स में जो जजेस थे, जो प्रेसिडेंसी टाउन्स के बाहर जो कोर्ट थी मेनली, उनमें जो भी कोर्ट में जजेस मैजिस्ट्रेट वगैरह हुआ करते थे, उन सबको ये फील होता था कि भाई एविडेंस एक्ट के हमारे रूल्स क्लियर नहीं है, लेकिन जो इंग्लिश रूल्स हैं, कॉमन लॉ के रूल्स हैं, वो फिर भी क्लियर हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक इंडियन एविडेंस एक्ट बना देते हैं, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि अभी यहाँ पर ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि ब्रिटिशर्स आने के बाद ही ये कोड और इस तरीके की चीज़ें हमारे पास आई है। इससे पहले तो सिस्टम अलग था हमारा। तो उन्हें पता था कि जजेस मैजिस्ट्रेट वो कितने इफ़ेक्टिवली कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो सोचते हुए वो कानून बनाया करते थे। हो सकता है कि अगर अमेरिका की तरह चीज़ हो जाती कि लॉजिकल लेवल पे दिया जा रहा है रेलिवेंसी, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। पर यह भी एक अच्छा लॉ है, ऐसी बात नहीं है। अब देखो मे प्रिज्म कहाँ कहाँ है, कुछ एग्जांपल्स देखो। 86, 87, 88, 90, 114। 114 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। यहाँ पर थोड़ा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दोगे तो बात बन जाती है। लो थ्रेशोल्ड होता है उसको डिस्प्रूव करने का।
अभी बताएंगे कैसे, इसका कहने का मतलब तात्पर्य क्या है इन शब्दों का भी बताएंगे। शेल प्रिज्यूम कहाँ है, 79 से 85, 89, 105। इसमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए होता है, सिर्फ लॉजिक देने से काम नहीं चलेगा या लो थ्रेश होल्ड पर काम नहीं चलेगा। ये बताते हैं इसका मतलब क्या है। कंक्लूसिव प्रूफ 41, 112, 113, वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू रिब्यूट एग्जिस्टेंस ऑफ वन फैक्ट, क्योंकि अगर वो वन फैक्ट प्रूव हो गया जब तो आप एविडेंस दे नहीं सकते, पर उस वन फैक्ट को तो डिस्प्रूव कर ही सकते हो। देखो 114 क्या कहता है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, कहता है कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, ठीक है, कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट विच इट थिंक्स लाइकली टू हैव हैपेंड, जो कोर्ट को लग रहा है कि हुआ होगा, रिगार्ड बीइंग हैड टू कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट्स, ह्यूमन कंडक्ट एंड पब्लिक और प्राइवेट बिजनेस। तो नॉर्मल अगर जनरली वो चीज कॉमन कोर्स में होती है तो कोर्ट उसको मान सकता है, प्रिज्यूम कर सकता है, और ये रेब्यूटेबल भी है। देखो भाई, ठीक है, तो नॉर्मल कॉमन कोर्स में चीज हो रही है। तो कह रहा है कोर्ट में प्रिज्यूम दैट अ मैन हु इज इन पोजेशन ऑफ स्टोलन गुड सून आफ्टर थेफ्ट इज ईदर थीफ और हैज रिसीव्ड द गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन। तो ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति जो स्टोलन गुड्स की पोजेशन में है सून आफ्टर थेफ्ट, या तो वो चोर है या उसको पता है कि वस्तु चोरी की है। ये नॉर्मल चीज है, आपके पास चोरी की कोई चीज है तो यही समझा जाएगा या तो आप चोर हो या आपको पता है, ठीक है, ये नॉर्मल कोर्स है। और ये लीगल फिक्शन है, ये लीगल फिक्शन है, आर्टिफिशियल तरीके से अपन चीजें बना रहे हैं, ध्यान रखना, लॉ लीगल फिक्शन क्रिएट करता है। अनलेस ही कैन अकाउंट फॉर हिज पोजेशन, अनलेस ही कैन अकाउंट फॉर हिज पोजेशन। अब आप कहो कि जी मुझे तो नहीं पता ये स्टोलन है, मैंने तो खरीदा, ये बिल रहा, ये स्लिप रही, मैं तो वहां से लेकर आया हूं, या ये तो यहाँ पहले से गिरा हुआ था, मेरे को पता ही नहीं इसके बारे में, तो इट विल वर्क। अब देखो ये सेक्शन कुछ इस तरीके से दिया गया हुआ है, पहले दिया है इलस्ट्रेशन में, इलस्ट्रेशन दी है ABCD, और उसके बाद देखो इलस्ट्रेशन ए के साथ उसके एक्सप्लेनेशन भी, एक्सप्लेनेशन नॉट टिपिकल एक्सप्लेनेशन बट देखो कैसे है, वो उसी को क्लियर करता है। और बट कोर्ट शैल ऑल्सो हैव रिगार्ड टू सच फैक्ट एज फॉलोइंग इन कंसिडरिंग वेदर सच मैगजीन डू और डू नॉट अप्लाई। तो जो एक बात है स्टोलन गुड की पोजेशन की बात है, तो उसके लिए क्या कह रहा है, शॉपकीपर हैज इन हिज बेल अ मार्क टू पी सून आफ्टर इट वाज स्टोलन। पैसा चोरी हुआ और वो शॉपकीपर के गले में मिला, उसके बिल में मिला। एंड ही कैन नॉट अकाउंट फॉर इट्स पोजेशन स्पेसिफिकली, स्पेसिफिकली नहीं पता, लेकिन वो कंटिन्यूसली रिसीव करता रहता है पैसे कॉमन कोर्स में। तो अब आप कैसे कहोगे कि वो पैसा चोरी का है, उसके पास है, उसका तो काम ही है, लोग आते हैं पैसा देते हैं सामान लेते हैं। तो एक नॉर्मल लॉजिक के बिहाफ पे ज़्यादा आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, आपने बात कही और वो प्रिजम्पशन रेब्यूट हो गई। तो 114 और बाकी सेक्शन पढ़ोगे तो वहाँ पर यही चीज़ मिलेगी जो आपको बताइए। अब देखो शेल प्रिज्यूम का देखो 105 कहता है बर्डन ऑफ प्रूविंग केस ऑफ एक्यूज्ड कम्स विद इन एक्सेप्शन। अब एक्यूज्ड ये कह रहा है कि उसका केस जनरल एक्सेप्शन में आता है, जो IPC में है जनरल एक्सेप्शन, उसके अंदर फॉल करता है, या किसी भी स्पेशल एक्सेप्शन में, जैसे आपका मर्डर वाले में स्पेशल एक्सेप्शन है जिसकी वजह से वो कल्पेबल होमिसाइड में जा सकता है, या उस पूरे होमिसाइड से निकल के नेग्लिजेंस में जा सकता है, ठीक है। तो कोर्ट क्या कहता है, जब तक कि वो प्रूव ना करे कोर्ट शेल प्रिज्यूम अब्सेंस ऑफ सच सर्कमस्टांसेस। इलस्ट्रेशन देखो और जल्दी क्लियर होगा। कहता है ए एक्यूज्ड ऑफ मर्डर एलिजेस दैट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ही डिड नॉट नो द नेचर ऑफ एक्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन ए। अगर ए ने प्रूव कर दिया कि वो अनसाउंड माइंड का था तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट शेल प्रिज्यूम कर लेगी कि मर्डर उसने किया है। व्हेन अ पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस का वो एक्यूज्ड है, बर्डन ऑफ प्रूविंग एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस bringing case within general exception in IPC or any special exception is on the person, on the accused and court shall presume। अगर accused ने ये साबित कर दिया कि वो अनसाउंड माइंड का था तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट शेल प्रिज्यूम करेगी। अब मुझे बताओ लॉजिक के बेस पे, नॉर्मल लॉजिक और आर्ग्यूमेंट के बेस पे आप कह दोगे कि वो अनसाउंड माइंड का था? IPC पढ़ चुके हो आप लोग, नहीं कह सकते।
सिमिलरली ए एक्यूज ऑफ मर्डर, मर्डर का एक्यूज है, वो कहता है कि ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में किया, तो ये स्पेशल एक्सेप्शन का एग्जांपल। ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में उसने ये काम किया, उसकी वजह से पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल से वो डिप्राइव हो गया, तो अब ए को प्रूव करना पड़ेगा। तो क्या इजीली नॉर्मल आर्ग्यूमेंट के बिहाफ पे आप कह सकते हो कि ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन थी? इसको एस्टेब्लिश करने में आपको कोर्ट को कन्विंस करना पड़ता है। ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग की है, अभी पढ़ते पढ़ते समझ में आएगी, इंटर्नशिप पे जाके थोड़ा लिटिगेशन देखना जब और ज़्यादा क्लियर होगी। अब कंक्लूसिव प्रूफ का एक एग्जांपल देखते हैं। देखो 112 जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ का, बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। देखो कह रहा है द फैक्ट दैट एनी पर्सन वॉज बोर्न, कोई भी पर्सन है उसका जन्म हुआ है, एनी पर्सन वॉज बोर्न ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज, वैलिड मैरिज की कंटिन्यूएंस में बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन, ओके, और विदिन 280 days आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन, मदर रिमेनिंग अनमैरिड। तो या तो वैलिड मैरिज परसिस्ट कर रही है, वैलिड मैरिज है और मैरिज वैलिड रही है, उसी दौरान उसका जन्म हुआ है, या मैरिज डिसॉल्व हो गई, चाहे डेथ से हुई हो डाइवोर्स से हुई हो, उसके 280 डेज के अंदर अंदर उसका जन्म हुआ है और उस ड्यूरेशन 280 दिन में मदर अनमैरिड थी। ठीक है, अगर ये फैक्ट है तो ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि वो उसी व्यक्ति का लेजिटिमेट सन है। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्ट क्या है? कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज या 280 डेज, ये फैक्ट है। अलग अलग सिनेरियो को कवर करते हैं ये, जहां कंटिन्यू मैरिज वैलिड मैरिज है अभी भी, ठीक है, unless it can be shown that parties to the marriage had no access to each other at any time when he could have been begotten। तो अगर ये फैक्ट प्रूव हो गया कि वैलिड मैरिज की कंटिन्यूएंस में ही हुआ है, तो यहाँ पर इन्होंने फैक्ट क्या दिया है? अनलेस इट कैन बी शोन। तो अगर ये शोन हो गया, ये शो कर दिया कि कोई चांस ही नहीं था कि वो चाइल्ड उस टाइम कंसीव हो पाता, ऐसा कोई एक्सेस ही नहीं था, तो ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ प्रूव नहीं हुई तो माना जाएगा। लो लेजिटिमेसी के फेवर में है और ये बड़ा मुश्किल होता है प्रूव करना कि कोई एक्सेस नहीं था। कैसे प्रूव करोगे आप कि कोई एक्सेस नहीं था? चलो अब तो डीएनए वगैरह इनके थ्रू एक काफ़ी हद तक सहूलियत हो गई है, पहले तो कुछ भी नहीं था। और 41 कहता है रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट इन प्रोबेट एंड जुरिसडिक्शन। जब ये सेक्शन कवर करेंगे तो पता लगेगा, लेकिन जो भी यहाँ पर जजमेंट दिया जा रहा है, कोई भी फाइनल जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेट 1, मैट्रिमोनियल 2, एडमिरल्टी 3, इंसॉल्वेंसी 4। तो प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी एंड इंसॉल्वेंसी जुरिसडिक्शन, ये 4 जुरिसडिक्शन को यूज़ करते हुए अगर कोई फाइनल जजमेंट, ऑर्डर या डिग्री है कॉम्पिटेंट कोर्ट की, तो वो कंक्लूसिव प्रूफ है। तो स्पेसिफिक जगहों पे ही कोर्ट ने बताया हुआ है मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। इसको इस तरीके से समझो कि एक लीगल फिक्शन तैयार किया गया इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो वहाँ पर ये देखा गया कि कोर्ट को क्या क्या टूल्स प्रोवाइड कराएं जिससे कि वो जजमेंट कर सके, जस्टिस डिलीवरी कर सके, किन किन चीज़ों को कैसे कैसे रखना चाहिए, ताकि उनके प्रयोग से हम ये कह सके कुछ प्रूव हुआ है, कुछ डिसप्रूव हुआ है। वहाँ पर ये मे, शैल और कंक्लूसिव प्रूफ आता है। और आपने देखा भी होगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ के थ्रू आप प्रूव करते हो या डिसप्रूव करते हो, दोनों ही बात आती है उसमें। वो जब बर्डन ऑफ प्रूफ का चैप्टर करेंगे जब क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, टेक्निकल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, तो आप बता सकते हो। बेस्ट विशेज़।